हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। ये जो जैविक अभिक्रियाएं हैं जिन तंत्र के अंदर पूर्ण होती है उन तंत्रों को मिलाकर बोला जाता है जैव प्रक्रम। तो मेनली हम इस अध्याय के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब तंत्र यानी कि बच्चों पाचन तंत्र, अगर आपने सबसे पहले बात करी तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो ये कुछ एक तंत्र हैं बच्चों जो हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो इन्हीं सभी को मिलाकर ही बोला जाता है बच्चों जैव प्रक्रम। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ये देखो बच्चों कि वे सभी प्रक्रम जो मैंने आपको अभी बताए, यानी कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण यानी कि बच्चों हमारे शरीर में जो जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हो रही हैं उन अभिक्रियाओं को पूर्ण करवाने का काम करते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। देखो बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि हमारा शरीर खुद ऊर्जा नहीं बना सकता, हमें ऊर्जा बाहर से लेनी पड़ती है। हमारा क्या शरीर बच्चों कोई भी चीज का, कोई भी जीव जो है वो ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसका ना तो निर्माण किया जा सकता है ना उसे खत्म किया जा सकता है। तो अगर मैं हमारी बात करूं तो हम भी ऊर्जा को किसी अन्य रूप के रूप में शरीर के अंदर लेते हैं। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए कि कैसे हम ऊर्जा को हमारे शरीर के बाहर से हमारे ऊर्जा के अंदर ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रक्रम होना चाहिए जो कि हमारे पास है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अच्छा, जो ऊर्जा का स्रोत यानी कि जो रूप, मैं जिस रूप की बात कर रहा था, वो रूप जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी उस रूप को क्या कहा जाता है? पोषण। उस रूप को हम बोलते हैं पोषण। हम जो जीव हैं, जीवों को पोषण के अंदर आवश्यक होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हमारे पोषण के प्रमुख भाग होते हैं। पोषण यानी कि वे अवयव जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिनमें से प्रोटीन का काम होता है जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसको सही करने का, और जो वसा होती है ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा देने का काम करता है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। देखो बच्चों, जो प्रोटीन है, वसा है, ये कार्बन के जटिल, अगर मैं बोलूं कि जटिल स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। अब इन लंबी श्रृंखलाओं को तोड़ा जाता है, यानी कि इनका पाचन किया जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। देखो बच्चों, श्वसन क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप श्वसन क्यों करते हैं तो आपका एक ही जवाब होगा बच्चों कि जीने के लिए। सांस क्यों लिया जाता है, श्वसन क्यों किया जाता है? जीने के लिए। ऐसा क्या हो जाता है कि श्वसन करने से या सांस लेने से आप जीवित रह जाते हैं या आप जीवित हो जाते हैं? बच्चों होता क्या है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के अंदर हमारे मुख के जरिए हमारे शरीर में जो जो गैसें जाती हैं उनमें एक होती है नाइट्रोजन N2 जिसकी मात्रा होती है लगभग 78%। एक होती है बच्चों ऑक्सीजन जिसकी मात्रा होती है 21%। देखो बच्चों, ये जो मेनली जो दो गैसें हैं ये हम श्वसन के जरिए हमारे शरीर में अंदर लेते हैं और जब वापस बाहर निकालते हैं उनमें N2 पूरी की पूरी वापस है बाहर निकाल दी जाती है। हम उपयोग करते हैं इस ऑक्सीजन का।
इस ऑक्सीजन का उपयोग हम कैसे करते हैं ये हम इसी अध्याय में आगे जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन का उपयोग कर हमारा शरीर ऊर्जा बनाता है। यहां देखिए बच्चों कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मैंने श्वसन किया तो श्वसन करने से ये जो ऑक्सीजन है ये मेरे फेफड़ों में आ गई। अब बच्चों फेफड़ों से मेरे बाकी पूरे शरीर में जाने के लिए, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए मुझे कोई तंत्र की आवश्यकता होगी। उस तंत्र को कहते हैं बच्चों परिसंचरण तंत्र। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे जो ऑक्सीजन है हमारे पूरे शरीर में जाएगी, या ऐसे ही कैसे जो पोषण जो है, पोषण वो हमारे शरीर में कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। बच्चों होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से उसके पाचन के बाद हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। और बच्चों ये जो ग्लूकोज है ना, ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका को आवश्यक है, या हमारे शरीर की हर एक कोशिका का आवश्यक अवयव है। खाना खाया, यहाँ खाना पचता है, अब कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर के अंदर है, यहाँ भी कोशिकाएं, तो क्या इस कोशिका को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो फिर ये जो अपना ग्लूकोज है ये कैसे इस कोशिका तक पहुंचेगा? वो जो माध्यम है उस माध्यम को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये उसी की बात कर रहे हैं यहाँ। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वह हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसा कि बच्चों जब हम खाना खाते हैं या हम प्रोटीन का, जब हमारा शरीर प्रोटीन का पाचन करता है तो प्रोटीन के पाचन से हमारे शरीर में बनती है यूरिया। प्रोटीन के पाचन से हमारे शरीर में बनती है यूरिया, और ये यूरिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक होती है। अब खतरनाक है, हानिकारक है, मतलब इस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर करना है, यानी कि इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना है, तो इस तंत्र को बोला जाता है बच्चों उत्सर्जन तंत्र। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस अध्याय के अंदर हम कुल 4 प्रकार के तंत्र पढ़ेंगे, तो यहां मैंने सभी चारों के बारे में, कैसे वो हमारे शरीर में मिलजुल कर काम करते हैं उनके बारे में बताया। इन अपशिष्टों को या इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए या निकालने की अति आवश्यकता होती है। इस प्रकरण को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं पोषण। जैसा कि बच्चों मैंने आपको भी बताया था कि पोषण, अगर मैं अपनी बात करूं यानी कि मानव की बात करें, तो हमें पोषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। हम इन पोषक पदार्थों के लिए पेड़ पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं, यानी कि हम जो है वो हो गए उपभोक्ता। हम किस श्रेणी में आए बच्चों? उपभोक्ता की श्रेणी में। यानी कि हमारा जो भोजन बनता है वो बनता है जो उत्पादक होते हैं। सबसे पहली जो खाद्य श्रृंखला आती है उसमें आते हैं उत्पादक। उत्पादक यानी कि वे जीव या वे पादप जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। जब मैं बात करता हूं स्वपोषी पोषण की, यानी कि वे जीव या पादप जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश से बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और सूर्य प्रकाश से बनाने के लिए वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। देखो बच्चों कि यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा जल के रूप में प्लस जल H2O के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये देखो बच्चों सूर्य का प्रकाश यानी कि यूवी लाइट्स यानी कि पराबैंगनी किरणें, और क्लोरोफिल या इसी को हरित लवक भी बोलते हैं बच्चों। तो जब CO2 और H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलते हैं तो ये अपने लिए क्या बनाते हैं? भोजन, यानी कि C6H12O6 इसका निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको अभी बताया था कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज होता है, तो उन्होंने अपना भोजन कैसे बनाया? सूर्य के प्रकाश से बनाया। आगे देखते हैं में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, ये देखो बच्चों ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है।
में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयोग नहीं होते। अब देखो बच्चों, ये जो पादपों ने कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं, इन कार्बोहाइड्रेट को जो पादप होते हैं वो स्टार्च के रूप में, जिसे अपने मंड भी बोलते हैं, स्टार्च, ये जो स्टार्च होता है बच्चों, ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो इन कार्बोहाइड्रेटों को वो स्टार्च के रूप में अपने शरीर के अंदर क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं। उन्हें मंड या स्टार्च एक ही बात है बच्चों, के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। विषम पोषी पोषण, या मैं से बोलूं कि जो उपभोक्ता होते हैं, यहां उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो पादपों से अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण। जैसे कि बच्चों देखते हैं कि भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और कुछ और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। यानी कि बच्चों, कवक जो होते हैं वो अपने जो भोजन है उसका विघटन उसके शरीर से बाहर करते हैं और बाहर करने के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उसका ग्रहण करते हैं। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर ले जाने के बाद, यानी कि अपनी बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं बच्चों, देखो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। जैसे कि बच्चों अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगर मैं अमीबा की बात करूं बच्चों, तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, कुछ इस तरह से दिखता है वो बच्चों। ये जो है ना, अपना जो भोजन होता है वो अपने शरीर से ग्रहण करता है, यानी कि अपनी त्वचा बोल सकते हैं, अपने कि सीधा त्वचा से उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अब मैं बात करता हूं बच्चों मनुष्य में पोषण। मनुष्य जो होता है बच्चों वो भोजन ग्रहण करता है और शरीर के अंदर उसका पाचन करता है। तो यहां हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आहार नाल। देखो बच्चों, आहार नाल क्या होती है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक जो नाल होती है उस नाल को बोला जाता है आहार नाल। यानी कि वो नाल जिसके अंदर भोजन संचरित होता है उस नाल को कहा जाता है आहार नाल। और दूसरा होता है बच्चों सहायक पाचक ग्रंथियां। देखो बच्चों, होता क्या है, हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए हमें आवश्यकता होती है एंजाइम की। बच्चों, ये जो एंजाइम होते हैं इन्हें जैव उत्प्रेरक भी बोला जाता है। तो इन्हीं एंजाइम की सहायता से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब ये जो एंजाइम होते हैं, अलग अलग ग्रंथियां स्त्रावित अलग अलग एंजाइम का स्त्रावन करती हैं जो अपने हिसाब से पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करवाती हैं। तो बच्चों, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है, यानी कि इस पाचन तंत्र के अंदर देखना है। आहार नाल एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से गुदा तक फैली हुई होती है। बच्चों, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 32 फीट, यानी कि कुल आहार नाल की लंबाई होगी 32 फीट। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 से 32 फीट लंबी होती है जो निम्नलिखित भागों में बंटी रहती है। सबसे पहले मुख गुहा, अगर अपने बात करें अपने मुख की। दूसरा ग्रसनी, फिर ग्रासनली, अमाशय, आंत। और आंत जो होती है बच्चों दो भागों में बंटी रहती है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये देखो बच्चों, सबसे पहले जो भोजन होता है वो जाता है मुख गुहा के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जाता है। और हमारी मुख गुहा के अंदर पाई जाती है एक तो जीभ, जिह्वा, और पाए जाते हैं दांत। बच्चों, दांतों का काम होता है भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जिह्वा का काम होता है
स्वाद बताना, क्योंकि हमारी जिह्वा या जीभ के ऊपर स्वाद कलियां लगी होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती हैं। दूसरा बच्चों, हमारे मुख में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, जिन्हें हम लाला ग्रंथियां भी कहते हैं। लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती है बच्चों लार ग्रंथियां, और इसकी संख्या होती है बच्चों 3। इनकी संख्या होती है 3, मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड यानी कि कर्णमूल। कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथियां होती है बच्चों, ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंजाइम का काम होता है भोजन का पाचन करना, तो हमारे मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख के बाद भोजन जाता है ग्रसनी। देखो बच्चों, ये जो घुमाव आपने कभी देखा होगा, आपके मुख के अंदर एक छोटी सी चीज लटकती रहती है, इसे बोलते हैं बच्चों एपिग्लोटिस या ग्रसनी का ढक्कन। ये जो छोटी सी लटकी होती है बच्चों, इस घुमाव को बोलते हैं ग्रसनी। तो मुख गुहा के बाद भोजन जाता है ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी का काम सिर्फ इतना होता है कि भोजन को मुख गुहा से धकेल कर ग्रसिका तक लाना। उसके बाद भोजन आता है बच्चों ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता। भोजन ग्रसिका से सीधा पहुंचता है अमाशय के अंदर, जिसे हम स्टमक या पेट भी कहते हैं। अमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। अमाशय के अंदर होती है बच्चों जठर ग्रंथियां, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करती हैं और विभिन्न प्रकार का पाचन में सहायता करती हैं। यहां 4 से 5 घंटे भोजन रहने के बाद भोजन जाता है बच्चों छोटी आंत के अंदर। भोजन जाता है बच्चों छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत यानी कि ये शुद्रांत और अग्र शुद्रांत बोलते हैं बच्चों उसको। छोटी आंत के अंदर सबसे पहले यकृत द्वारा, देखो ये होता है बच्चों यकृत, लीवर, इसको बोलते हैं हम यकृत या लीवर, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। तो यकृत द्वारा स्त्रावित पित्तरस सबसे पहले हमारे ग्रसनी या ग्रहणी, ग्रहणी जो है बच्चों ये छोटी आंत का ही भाग होता है, उसमें आकर मिलते हैं। सबसे पहले पित्तरस अपना काम करता है, इसके बाद आता है अग्नाशय। ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय द्वारा आगे के जो पाचक रस है वो आकर मिलाए जाते हैं छोटी आंत में, और छोटी आंत में पाचन के पश्चात भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में कुछ पदार्थों के अवशोषण के बाद गुदा के रास्ते शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। यहां देखो बच्चों, यही बातें यहां समझाई गई है। देखते हैं एक बार। सबसे पहले मुख गुहा की बात करते हैं कि मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में पाचन, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां भी बोल सकते हैं इन्हें, पाई जाती हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, टाइलिन, ये बच्चों इस टाइलिन जो एंजाइम है इसको अमाइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन या अमाइलेज, इसका काम होता है हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ये जो बच्चों स्टार्च और माल्टोज ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसने इस जटिल अणु को सरल अणु में बदलना प्रारंभ कर दिया। और एक होता है बच्चों लाइसोजाइम। ये बच्चों जो लाइसोजाइम है ना, ये हमारे पसीने में भी पाया जाता है, हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है। इस लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ये काम था बच्चों मुख गुहा का। इसके बाद खाना जाता है ग्रसनी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रसनी का काम सिर्फ और सिर्फ होता है भोजन को धकेलना, और ये कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा का पिछला भाग, यानी कि जो घुमावदार जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं अपने, ग्रसनी। आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली। देखो बच्चों ग्रास नली जो है ना वो कुछ ऐसी दिखती है, और इसके अंदर भोजन इस तरह गति करता है। और ये जो भोजन की गति है ना बच्चों, इस गति को कहा जाता है क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति। ग्रास नली में बच्चों किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, अर्थात ग्रास नली का काम क्या हुआ, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना। अब हम बात करते हैं बच्चों अमाशय की। सबसे पहले अमाशय होता कहां है,
यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है, यानी कि इस जगह यहां अमाशय पाया जाता है बच्चों। अमाशय या इसी को अपने जठर या पेट भी कहते हैं। अमाशय में पाचन, देखो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां जो कि जठर रस का स्त्रावण करती हैं। जठर ग्रंथियां क्या करती हैं बच्चों? जठर रस का स्त्रावण करती हैं। इस जठर रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि हम यहां देखते हैं। अमाशय प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जठर रस मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, साथ में एक अम्ल HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जो अत्यधिक अम्लीय होते हैं। ये उस HCl के कारण ही अम्लीय होता है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम यथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। बच्चों ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी अमाशय की इन HCl एंजाइम से रक्षा करता है, जो कि हमारे नाक में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंत, अमाशय के अंदर 4 से 5 घंटे तक भोजन ठहरता है और 4 से 5 घंटे में ठहरने के बाद भोजन जाता है आंत के पास, और आंत में भी सबसे पहले जाता है छोटी आंत के पास। और छोटी आंत को बच्चों हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक होता है ग्रहणी, एक होता है अग्र शुद्रांत और एक होता है शुद्रांत। ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, यानी कि सबसे पहले भोजन जाता है ग्रहणी के अंदर। अब बच्चों ग्रहणी खुद कोई भी प्रकार का पाचन नहीं करती। ग्रहणी के अंदर पाचन करते हैं एक तो पित्ताशय द्वारा यानी कि यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस और दूसरा अग्नाशिक रस। ये रस आपस में मिलकर यहां दोनों के दोनों किसमें पाचन करते हैं? ग्रहणी के अंदर पाचन का काम करते हैं। जैसा कि हम यहां देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस, पित्तरस जो कि यकृत द्वारा स्रावित होते हैं। अगर मैं पित्तरस की बात करूं तो बच्चों ये कहां से स्रावित होते हैं? यकृत द्वारा स्रावित होते हैं। अग्नाशय रस जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, और आंतर रस मिला दिए जाते हैं। अब पहले अपने बात करेंगे बच्चों पित्तरस की। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित रहता है। जैसा कि बच्चों यहां अपने देखते हैं, ये देखो बच्चों ये हमारा क्या था? यकृत, और ये था हमारा पित्ताशय। तो जो पित्तरस होता है वो इसी पित्ताशय के अंदर रहता है। आगे देखते हैं बच्चों अपने, जो पित्ताशय में संचित रहता है। पित्तरस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट। बच्चों ये दो लवण है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, इन लवणों का काम होता है हमारे भोजन में उपस्थित वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि उसका इमल्सीकरण करना। भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। बच्चों ये किसी प्रकार का पाचन नहीं कर रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पित्तरस किसी भी प्रकार का पाचन करता है? नहीं सर, पित्तरस किसी भी प्रकार का पाचन नहीं कर रहा। ये सिर्फ क्या काम कर रहा है? वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ रहा है, क्योंकि पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता और बिना एंजाइम के पाचन संभव नहीं है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशिक रस, पाचन का काम बच्चों अग्नाशिक रस करते हैं। अग्नाशय रस क्षारीय होता है क्योंकि बच्चों इसकी पीएच मान जो होता है वो 7.8 होता है, और हमने पिछले अध्याय के अंदर या पिछली क्लासों के अंदर हमने देखा था कि जो पीएच होता है अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्णतः पाचन कर दिया जाता है। अमाइलेज, बच्चों जो अमाइलेज है ये करता है कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन। ट्रिप्सिन, बच्चों जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पूर्णतः पाचन करती है, यानी कि प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदल देती है। जो अमाइलेज है ये इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। और एक लाइपेज, बच्चों लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करती है। ये एंजाइम पाए जाते हैं। यहां पर पाचन के पश्चात भोजन जाता है बच्चों बड़ी आंत में। देखो बच्चों बड़ी आंत जो है
वास्तव में छोटी आंत से छोटी होती है। इसका जो व्यास होता है वो ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहते हैं अपने बड़ी आंत। यहां किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, जो पाचन होना था वो हो लिया बच्चों। आगे देखते हैं बड़ी आंत का क्या काम होता है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्त्रावित नहीं करती। अब एंजाइम स्त्रावित नहीं करती मतलब यहां किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है, यानी कि अपशिष्ट भोजन को। यहां जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों विटामिन B12, एक विटामिन होता है विटामिन B12, इसका अवशोषण भी बड़ी आंत द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा पाचन तंत्र। अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, कि हम श्वसन कैसे करते हैं, किन भागों द्वारा श्वसन किया जाता है, श्वसन के अंदर क्या होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। नाक, मतलब सबसे पहले जब अपने श्वसन करते हैं तो नाक के जरिए श्वसन किया जाता है। अच्छा बच्चों यहाँ आपका डाउट आया होगा कि जो श्वसन होता है वो तो हम मुख के जरिए भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो श्वसन है वो नाक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मुख के द्वारा किया गया श्वसन हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो वायु के अंदर बहुत सारे अघुलनशील कण होते हैं जो सीधा हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। जबकि हम नाक से श्वसन करते हैं तो नाक के अंदर म्यूकस नाम का पदार्थ पाया जाता है जो उन कणों को चिपका लेता है, यानी कि हमारी रक्षा करता है। नाक के बाद ग्रसनी, इस ग्रसनी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था पाचन तंत्र के अंदर भी। स्वर यंत्र, देखो बच्चों ग्रसनी के बाद जाता है स्वर यंत्र के पास। स्वर यंत्र से श्वास नली और वहां से फेफड़ों में पहुंचती है हमारी ऑक्सीजन या हमारा श्वसन जो हम श्वसन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है, यानी कि स्टार्टिंग जो हुई है, प्रारंभ जहां से हुआ है वो नाक है। ग्रसनी पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया कि अपने इसी ग्रसनी की बात अभी हमने कहाँ की थी, पाचन तंत्र में भी की थी। इसका काम वहां क्या था, वहां इसका काम था भोजन को मुख से ग्रास नली में धकेलना। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है। अब बच्चों श्वास नली जो होती है ना वो अंदर जाकर दो भागों में बंट जाती है। कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये अंदर जाकर ऐसे करके दो भागों में बंट जाती है। ये श्वास नली थी और ये आगे दो भागों में क्या हो गई, बंट गई। और इन भागों को जो श्वास नली है वक्ष गुहा में विभाजित होकर दो श्वसनियों में, इनको बोलते हैं बच्चों श्वसनियां। और ये जो श्वसनियां होती है ना बच्चों, ये भी आगे जाकर श्वसनिकाओं में बंट जाती है। और उन श्वसनिकाओं के बिल्कुल जैसे कि ऐसे बंट जाती है बच्चों, और इनके किनारों पर वायु कोष्ठक लगे होते हैं जो कि फेफड़ों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वसनिकाओं में बंट जाती है। इनका अंतिम शोर वायु कोश में खुलता है। मतलब गुब्बारे के समान संरचनाएं होती हैं जहां वायु जाकर भर जाती है, और जैसे ही वो गुब्बारे फूलते हैं हमारा फेफड़ा फूलता है या हम सांस लेते हैं। अब बात करते हैं श्वसन की। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो बच्चों होता क्या, जब अपने श्वसन करते हैं, जैसे हमने जब भोजन किया तो हमारे भोजन के द्वारा बना बच्चों ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जो कि हमने अभी श्वसन के जरिए हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किए, तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में बनाता है बच्चों ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग हमारी कोशिकाएं जीवित रहने के लिए करती है या हमारा शरीर जीवित रहने के लिए करता है। तो यहां देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यही बात बच्चों मैंने आपको यहां बताई है। श्वसन क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन। देखो बच्चों यहां देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। हमने श्वसन किया, श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंची। अब देखो बच्चों फेफड़ों में जुड़ी रहती है रक्त नलिकाएं। इन रक्त के अंदर या इस रक्त के अंदर पाया जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में पाया जाता है बच्चों हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बच्चों उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में चलती है। जैसा कि देखते हैं
कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है और अशुद्ध बैंगनी रंग, जो अशुद्ध होता है वो क्या होता है, बैंगनी रंग का। बच्चों आपने सुना होगा जो रक्त होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब वो होता है बच्चों ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन उपस्थित हो। अशुद्ध रक्त बच्चों ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो और कोई फर्क नहीं होता बच्चों इन दोनों के अंदर। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। देखो बच्चों ये अलग अलग हो सकती है। अगर अपने बात करें जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर ये लगभग 12 से 16 होती है, यानी कि 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि जो महिलाएं होती हैं इनमें 12 से 14 प्रति 100 ml होती है। तो बच्चों इस अध्याय का पहला पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। इस अध्याय के अंदर आगे हम जो अगले पार्ट लाएंगे उनके अंदर हम परिसंचरण तंत्र और बाकी उत्सर्जन तंत्र और बाकी जितने प्रकार के तंत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।